हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एसकेएमयू सेमेस्टर 2 का टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर। लगभग 16 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स है। आप 16 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका कोई वीडियो और ना देखना पड़ेगा और इसी से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का दोनों का इसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी जो पश्चिमी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, राजनीतिक विचारक, उस सबके विषय में पढ़ना है। तो आप सिलेबस पहले देख लेते हैं। उसके बाद अगर आप 16 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ना ही कोई वीडियो की आपको ज़रूरत है और कोई एक्स्ट्रा नोट्स या कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इसी से पेपर फिक्स आएगा। आप लोग इस वीडियो को केवल कवर कर लीजिएगा। तो देखना है यूनिट 1 में आप देख सकते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बारे में पढ़ना है। उसका आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य क्या था, जस्टिस और एजुकेशन, न्याय और एजुकेशन पे, शिक्षा पे पढ़ना है। और यूनिट 2 में अरिस्टो के बारे में पढ़ना है। अरिस्टोटल लिखा जाता है। अरिस्टोटल के क्रांति, प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का वर्गीकरण, ये सब। और यूनिट 3 में होब्स के बारे में पढ़ना है। सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है व्यक्तिवाद। तो लॉकी का पढ़ना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड नेचुरल राइट्स, यानी सोशल सामाजिक अनुबंध, संपत्ति और प्राकृतिक अधिकार के बारे में लॉक के विषय में। और रूसो के बारे में क्या क्या पढ़ना है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध, जनरल विल सामान्य इच्छा और अनइक्वलिटी असमानता, ये सब के विषय में पढ़ना है। यहाँ से आपका सिलेबस कवर हो गया। एक और है यूनिट 5 है, उसमें कॉल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। तो सभी यूनिट से मैंने ले लिया है क्वेश्चन आंसर और यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको ना ही कोई और वीडियो में, जैसा कि आपका 10 फरवरी को एग्ज़ाम है, आपका कल ही यानी एग्ज़ाम है, कल आपका पेपर होगा। तो यहाँ से जाते समय एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अभी समय काफ़ी है, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेटो का आदर्श राज्य की अवधारणा विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी है उसका विवेचना करना है। तो सबसे पहले प्लेटो के बारे में भूमिका लिखना है, यानी प्लेटो कहाँ का था उसी के विषय में। प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन को एक दार्शनिक और नैतिक आधार प्रदान किया, यानी राजनीति को दार्शनिक और नैतिकता आधार प्रदान किया। और आप लोगों को यह याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात। और प्लेटो का शिष्य कौन था? तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। तो इसको क्रम को याद रखना है, पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि यह सब पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसकी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है वह केवल शासन व्यवस्था का मॉडल नहीं बल्कि एक नैतिक समाज की रूपरेखा है। यानी जो बताया गया है प्लेटो द्वारा वो सब एक समाज काल्पनिक नहीं है बल्कि नैतिक समाज की रूपरेखा है। तो यहाँ अगला पॉइंट शुरू होता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य का निर्माण केवल सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं हुआ, यानी राज्य जो बनाया गया है केवल आपकी सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं बनाया बल्कि मनुष्य को सद्गुणी, यानी सद्गुण होने चाहिए, गुण होने चाहिए मनुष्य के अंदर, न्यायप्रिय होना चाहिए, यानी प्रत्येक कार्य में न्याय और संतुलित जीवन होना चाहिए, प्रदान करने के लिए हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है, प्लेटो ने, यहीं से शुरू हुआ था मेन पॉइंट। प्लेटो आदर्श राज्य लिख के डैश मार्क कर दीजिएगा। प्लेटो ने राज्य की संरचना को समझाने के लिए मानव आत्मा का उदाहरण दिया है। जो हम लोग आत्मा कहते हैं, सोल, उसको उदाहरण दिया है। उनके अनुसार आत्मा 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुद्धि होता है, साहस होता है और इच्छा होता है। बुद्धि को कहते हैं विवेक कह सकते हैं, और साहस हो गया यानी करेज, हिम्मत कह सकते हैं। इच्छा यानी जो हम लोग सामान्य इच्छा रहता है। बुद्धि का कार्य क्या है? सत्य और ज्ञान की खोज करना। बुद्धि से हम क्या करते हैं? विवेक से हम ज्ञान की खोज कर सकते हैं और सत्य की खोज कर सकते हैं। साहस का कार्य है रक्षा और उत्साह प्रदान करना। हम जब साहसील व्यक्ति होंगे तो किसी से भी अपना सामना कर सकते हैं, यानी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जबकि इच्छा भौतिक आवश्यकताओं, जो इच्छा होता है वो भौतिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने कहा है
कि जिस प्रकार आत्मा संतुलन आवश्यक है उसी प्रकार राज्य में भी संतुलन आवश्यक है। यानी जिस प्रकार आत्मा में संतुलन दिखाया गया उसी प्रकार राज्य में भी संतुलन आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने राज्य के 3 वर्गों में विभाजित किया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यह मेन पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को लिखना है। आदर्श राज्य जब डैश लगाई तो ई पॉइंट मत भूलिएगा। प्लेटो ने राज्य को कितने वर्गों में बांटा है, तो 3 वर्गों में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो शासक वर्ग पहला कौन सी होगा, शासक वर्ग, दूसरा होगा सैनिक वर्ग और तीसरा हो जाएगा उत्पादक वर्ग। और क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद बताएंगे एक आप लोगों का ट्रिक। शासक वर्ग वे लोग होते हैं जो दार्शनिक हैं। दार्शनिक मतलब जो अच्छे सोच रखते हैं, जीवन को कैसा जीना चाहिए, जीवन में अध्यात्म का क्या रोल होता है, यानी जो जीवन को अच्छे से व्यतीत करे, सद्गुणी बनाए, अच्छे विचार लाए, उस शासक वैसा होना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि शासक और शासन उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जिनके पास सत्य का ज्ञान हो। इसी कारण उन्होंने दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की है। यानी राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक उसके अनुसार, यानी उसके पास सत्य का ज्ञान, यानी जीवन जीने का अनुभव, ये सब होना चाहिए, तब राजा तब दार्शनिक कहलाएगा। उनका तर्क था कि जब दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। यानी जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा, वो अच्छे विचार से प्रेरित नहीं होगा, तो अच्छे राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सैनिक वर्ग का क्या कार्य है? सैनिक वर्ग का कार्य राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। यानी राज्य जो बाहरी आक्रमण जो भी हो, उस सब राज्य के बाहरी आक्रमण, आज युद्ध होता है, उस सबसे सुरक्षा बनाए रखना। उनमें साहस, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, निष्ठा मतलब हो गया विश्वास, होनी आवश्यक है। उत्पादक वर्ग का क्या काम है? किसान होना है, यानी कृषि करना है, व्यापारी होना है। यानी उत्पादक वर्ग में कृषि को रखा गया, व्यापारी को रखा गया, कारीगर आदि आते हैं जो राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, जो हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करता है। यानी जो भी वर्ग बांटा गया है, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यानी अपना कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। सैनिक वर्ग अपना कार्य करे और शासक वर्ग अपना कार्य करे। उन्होंने शासक और सैनिक वर्गों के लिए निजी संपत्ति और परिवार व्यवस्था समाप्त करने की सुझाव दिया ताकि उनमें स्वार्थ पैदा ना हो। यानी जो प्लेटो ने बताया, जो शासक रहेगा और जो सैनिक वर्ग रहेगा, उन सब के लिए निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी जो वो धन संचय नहीं कर सकता, निजी संपत्ति, अपना कोई पैसा ना होना चाहिए, उसे राज्य व्यवस्थित यानी राज्य द्वारा चलाया जाना चाहिए। और परिवार व्यवस्था ना होना चाहिए, यानी उस सबका परिवार नहीं होना चाहिए, ना ही शासक का, यानी जो भी जीवन होता है उस सबका परिवार ना होना चाहिए, समाप्त करने का सुझाव दिया है प्लेटो ने, ऐसा बताया। यद्यपि प्लेटो का आदर्श राज्य अत्यधिक नियंत्रित और कुछ हद तक अव्यावहारिक माना गया, फिर भी राजनीतिक दर्शन में उसकी महत्ता अत्यंत उच्च है। यानी जो दर्शन दिया है कि राजा और शासक का और सैनिक वर्ग का परिवार नहीं होना चाहिए, उसी के विचार में अव्यावहारिक, तो उसको क्या माना गया है? अव्यावहारिक, क्योंकि उसने न्याय, शिक्षा और नैतिक शासन को केंद्र में रखा है। यानी न्याय और शासन जो केंद्र में रखा है, यानी एकदम मध्य में, उसी प्रकार इसलिए इसको महत्व दिया गया है अत्यंत। तो आप लोगों को यह भी पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? प्लेटो की आदर्श राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आलोचनात्मक मतलब क्या होता है? बुराई करना। यानी जो यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है, सिद्धांत दिया है, उस सबका आलोचना करना है। तो हम लोग आलोचना करने में कितने आगे रहते हैं। किसी की बुराई करना हम लोग का व्यवहार बन चुका है, सब लोग का नहीं होता है। बहुत से लोग बुराई करने में हम लोग बहुत तेज़ होते हैं ना। हम भी होते होंगे, हम भी हैं, मान लेते हैं। तो यही जो पूछेगा, एक क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा और एक दो क्वेश्चन आएगा, आलोचना कीजिए। तो आप लोग प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो आप आलोचना आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अरस्तु का क्वेश्चन करते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सब पढ़ लीजिएगा आसानी से, जिसका लिंक कमेंट में पिन रहेगा। यहाँ आप
डायरेक्ट 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर अरस्तु का प्लेटो का क्वेश्चन लिए, उसके बाद 3 गो फिर अरस्तु का क्वेश्चन लिए। 3 क्वेश्चन लिए हर यूनिट से। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आप पढ़ लीजिएगा तीनों क्वेश्चन, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, परंतु उनका दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक था, यानी व्यवहार तौर पर अधिक था। उन्होंने क्रांति को आदर्शवाद से नहीं, यानी क्रांति जो करना है, क्रांति मतलब हम लोग जैसे 1919 से कितना क्रांति, उसी को क्रांति को आदर्शवाद से नहीं बल्कि वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ा, यानी जो अभी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, उन सब से ऐड करके बताया गया। उनके अनुसार क्रांति राज्य की संरचना में अचानक परिवर्तन नहीं है बल्कि दीर्घकालिक असंतोष का परिणाम है। यानी जो क्रांति होता है वो अचानक नहीं होता है। जब शासन व्यवस्था अच्छी से कार्य नहीं करती है, लोगों को यानी जनता को कष्ट होती है, तो परिवर्तन की मांग होती है, जिसे क्रांति कहा है। तो बल्कि दीर्घकालिक असंतोष का परिणाम, यानी जब कार्य नहीं होता है, शासन जो शासक होते हैं उसके द्वारा जब कार्य नहीं होता है, तो उस सब का असंतोष, उसी के असंतोष के कारण क्रांति होता है, अरस्तु ने बताया। और अरस्तु अपने गुरु थे प्लेटो, उस सब का थोड़ा इस सब का विचार दोनों अलग था। जो प्लेटो के बहुत बात का खंडन करते थे अरस्तु। दोनों को महान दार्शनिक माना गया है। अरस्तु ने पाया कि जब समाज में असमानता बढ़ती है, असमानता मतलब जो किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम धन है, चाहे वह धन की हो, सम्मान की हो या अधिकारों की हो। आपके पास अगर धन रहेगा तो सामान्य बात है कि आपका सम्मान भी होगा, तब असंतोष जन्म लेता है। जब शासक वर्ग कानून का दुरुपयोग करता है, यानी जो शासक वर्ग अपने हित में आपका देखिएगा, हम लोग का शासक अभी तो हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो बहुत जो विधायक होते हैं सबका फ्लैट देखिएगा, ज़मीन देखिएगा, तो जब अपने दुरुपयोग करते हैं, जनता के हितों की उपेक्षा करते हैं और अत्याचार करते हैं, तब विद्रोह की स्थिति बनती है। यानी क्रांति कब होती है? जब शासक वर्ग अच्छे से कार्य नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग को राज्य की स्थिरता का आधार माना है। यदि मध्यम वर्ग कमज़ोर हो जाए तो समाज 2 ध्रुवों, अमीर और गरीब में बंट जाता है, जिससे संघर्ष बढ़ता है। आगे पॉइंट है, अरस्तु ने क्रांति रोकने का उपाय भी बताया है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार आए, आप लोगों को थोड़ा भूमिका लिख देना है। इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ गया आलोचना व्याख्या कीजिए, तो आप लोग बुराई करने में, मनुष्य का स्वभाव शायद होता है, मनुष्य सुधरना चाहेगा तो सुधर जाएगा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव किसी की आलोचना करना होता है। चलिए छोड़िए ये सब टॉपिक, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आलोचना करना है, जब बताना होगा, आप लोग देखिए पहले प्रिंसिपल पढ़ लिए, आपको जो जो खराब लगेगा उस सबका बता दीजिएगा, बस वही हो गया आलोचना। उन्होंने, इसका मतलब ही नहीं कि जो राजनीतिक दार्शनिक है उस सबको आप कुछ अपशब्द बोलें। उन्होंने कानून सर्वोच्चता, न्यायपूर्ण शासन, शिक्षा प्रसार, आर्थिक संतुलन और शक्ति संतुलन पर बल दिया है। उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। वे हिंसक क्रांति के बजाय क्रमिक सुधार के समर्थक थे। आधुनिक राजनीतिक स्थिरता सिद्धांतों में उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया 5वां क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 5वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, अरस्तु का संपत्ति संबंधी सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। यहाँ से 5वां क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 5वां क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 5वां 6वां अरस्तु के बारे में है। आप यहाँ से अरस्तु के विषय में पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ फिर से बता देते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में अभी रहेगा। कमेंट में आप जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और वहाँ आपको हर चीज़ का पीडीएफ और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में सूचना आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से 5 नंबर देख सकते हैं, 6 नंबर ख़त्म हो जाता है यहाँ, और 7 नंबर यहाँ शुरू होता है। हॉब्स आप पढ़े होंगे, हॉब्स के विषय में पढ़ना है आपको। तो हॉब्स का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थॉमस हॉब्स की संप्रभुता सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया है उसका व्याख्या करना विस्तार में। ये सब 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। 15 नंबर काफ़ी 400 शब्द लगभग मैंने लिया है हर क्वेश्चन का आंसर। थॉमस हॉब्स 17वीं शताब्दी के एक प्रमुख अंग्रेज
राजनीतिक चिंतक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेविथान 1651 में क्या पब्लिश हुआ था, में संप्रभुता सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है, यानी बहुत विस्तार में वर्णन मिलता है। हॉब्स का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करना था। सबसे पहले हॉब्स मानव स्वभाव की चर्चा करते हैं, यानी कि मानव का स्वभाव कैसा है। तो उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी और भयभीत और शक्ति लोभी होता है। वह सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति रहती है। जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्प आयु होती है। इस अराजकता से बचने के लिए मनुष्य आपस में अनुबंध करते हैं, यानी संबंध बनाते हैं। इसी अनुबंध से राज्य का जन्म होता है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति को हॉब्स संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का प्रमुख विशेषता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आप विशेषता यहाँ देखते हैं। तो इसका विशेषता है निरंकुशता। निरंकुशता मतलब क्या होता है, संप्रभु की शक्ति असीमित होती है, यानी जो शासक है कर रहा है वहाँ उसका शक्ति असीमित होगा। उसका आदेश का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होगा। जैसा कि कहाँ हम कह सकते हैं, वर्तमान में उदाहरण दे सकते हैं रूस में राष्ट्रपति शासन केवल चलता है। जो रूस होता है वहाँ कोई डिक्टेटरशिप चलता है, यानी कोई अलग राज्य नहीं है, जो पुतिन कहेंगे वही चलेगा। पॉइंट नंबर 2 है अविभाज्यता। संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। यदि शक्ति विभाजित होगी तो अराजकता लौट आएगी। और तीसरा पॉइंट है कानून का स्रोत। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है संप्रभुता ही कानून बनाता है और न्याय अन्याय का निर्धारण वही करता है। उत्तरदायित्व से मुक्त संप्रभुता जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि वह अनुबंध का परिणाम है। और 5वां पॉइंट क्या है, विद्रोह का अधिकार नहीं है। हॉब्स प्रजा का विद्रोह का अधिकार नहीं है देते हैं, क्योंकि इससे फिर अराजकता फैलती है। संप्रभु का स्वरूप, यहाँ हॉब्स के अनुसार संप्रभु व्यक्ति, सभा या राजा कोई भी हो सकता है, पर उन्हें राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना। मूल्यांकन करना है। सकारात्मक पक्ष क्या है, अराजकता से मुक्ति, समाधान, शक्तिशाली राज्य की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का नींव बना। और नकारात्मक पक्ष क्या है, निरंकुशता का समर्थन, यानी डिक्टेटरशिप का समर्थन। नागरिक अधिकारों की उपेक्षा, यानी नागरिक जो अधिकार है सबको कम किया गया है। लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण। और निष्कर्ष क्या निकलता है इन सबको मिलाकर, अब जब बताइएगा निष्कर्ष, तो हॉब्स की संप्रभुता सिद्धांत राज्य को सर्वोच्च मानता है। उनका लक्ष्य शांति स्थापित था, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित क्यों ना करनी पड़े। यानी जो हॉब्स थे वो संप्रभुता मतलब क्या होता है जानते हैं? संप्रभुता मतलब होता है कोई भी निर्णय ले रहे हैं हम, तो हम संप्रभु हैं, मतलब किसी के दबाव में ना ले रहे हैं, हम एकदम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, तो उसी को संप्रभुता कहते हैं। जिसमें राज्य को सर्वोच्च मानता है। उनका लक्ष्य शांति स्थापना है, यानी शांति को सर्वोपरि रखना है, उच्च रखना है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित की जाए। यानी शांति बनाने के लिए भले ही लोगों को अधिकार कम दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2027 में हॉब्स के व्यक्तिवाद का विश्लेषण किए, ये क्वेश्चन आया है 8 नंबर। आप देखिएगा 2023-27 का पेपर जब, हाँ आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा और 8 नंबर देख सकते हैं। और यहाँ से अब जॉन लॉक शुरू हो जाता है। हॉब्स आपने पढ़ी, अब की बार बचा जॉन लॉक 9 नंबर से शुरू होता है। जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। और 9 नंबर हो गया। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। 10 नंबर जॉन लॉक की संपत्ति का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ हो जाएगा
राज्य की वैधता हो जाएगा। और यहाँ से रूसो शुरू होता है। रूसो ने भी सामाजिक अनुबंध दिया है, हॉब्स ने भी सामाजिक अनुबंध दिया है, जे.एस. मिल ने भी सामाजिक अनुबंध दिया है। तो थोड़ा आप लोग को कष्ट होगा, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ आप देखिएगा रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल, यही क्वेश्चन आएंगे। आप पनरव कर लीजिएगा, 16 या 17 क्वेश्चन होगा। रूसो की असमानता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, आप देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, जे.एस. मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत का विस्तार वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देख लीजिएगा। चलिए, और यहाँ आप लोगों को बड़े बहुत 300 से 400 शब्दों में आंसर दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बना पाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और इस PDF को ले लीजिएगा और रिवाइज करके जाइए एग्ज़ाम देने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और अगर आप चाहते हैं कि, चलिए ख़त्म करते हैं।